हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एमएसडी 03 उपन्यास एवं कहानी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस कक्षा में हम कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो के अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ जो आंसर्स होंगे उन्हें मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगी, जो कि आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है। अगर आपको अपने एमएचडी यानी कि एमए हिंदी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डिस्काउंट पे नोट्स और गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। हमारे व्हाट्सएप पे जैसे ही आप हाई भेजोगे तो सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज करने पे आपको फाइनल पेमेंट पे डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये पार्ट 1 है एमएचडी 3 का, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। अगर आपको इसकी मैराथन क्लासेस को देखना है जो कि हमारी लाइव क्लासेस हैं, उसके लिए आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे ही आपका एग्जाम आएगा उससे 1-2 दिन पहले हम लाइव क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके। धरती धन न अपना के विशिष्ट चरित्रों की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पे हमें लिखनी है। तो यहाँ पे ये जो आपका उपन्यास है, इसके अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, ठीक है, उन चरित्रों की चारित्रिक विशेषताएं हम बताएंगे कि क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये धरती धन्ना अपना एक परिवेश प्रधान सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। परिवेश प्रधान का मतलब होता है कि समाज के किसी एक परिवेश के बारे में इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, और यथार्थवादी का मतलब होता है कि सब कुछ एक आपको रियलिस्टिक तरीके से बताया गया होगा। सारी चीजें रियल होंगी, बिल्कुल भी किसी तरीके की फैंटेसी या राइटर के अपने व्यूज उसमें ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एक यथार्थवादी उपन्यास है ये। ओके। तो यहाँ पे जो पंजाब का दुआब क्षेत्र है वहाँ के दलित समाज के बारे में है। उनकी गरीबी, उनका अपमान, शोषण, उनके मानवीय संघर्ष, इन सभी का चित्रण एक सजीव तरीके से किया गया है। यानी कि एक यथार्थवादी चित्रण है, सजीव तरीके से चित्रण किया गया है। उपन्यास के पात्र केवल व्यक्तिगत चरित्र नहीं है, बल्कि वे अपने पूरे वर्ग और समुदाय की पीड़ा तथा संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। वे अपने पूरे वर्ग और समुदाय की पीड़ा और उनका संघर्ष, ठीक है, अपने पूरे समाज का जो संघर्ष है उसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनके चरित्रों के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को उजागर किया है। तो इनके माध्यम से उस समय पे जो समाज था उसकी वास्तविकताओं को लेखक ने बताया है इस उपन्यास के माध्यम से। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो मुख्य नायक है वो काली है, और वह माखे पहलवान का पुत्र है जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाती है, और उसका जो पूरा पालन पोषण है वो उसकी चाची प्रतापी करती है। ठीक है। अब जो काली है उसकी जो जर्नी है, उसकी पूरी जर्नी में हमें संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन ये सब देखने के लिए मिलता है। तो क्योंकि वह कानपुर में 6 वर्षों तक मजदूरी करता है, तो अब उसकी जो सोच है वो विकसित हो जाएगी। वो गांव के बाकी के जो दलित हैं उनसे डिफरेंट हो जाएगा। वो गांव में व्याप्त जो भेदभाव है, छुआछूत, शोषण, इन सबको स्वीकार नहीं करेगा और परिवर्तन और समानता का समर्थक बन जाएगा। ठीक है। तो काली यहाँ पे जो मुख्य नायक है उसे हम देखते हैं कि वो परिवर्तन और समानता का समर्थन करता है, और वो अपना जो जीवन है वो सम्मानपूर्ण तरीके से जीना चाहता है। किसी भी तरीके के जो शब्दों का यूज किया जाता है कम्युनिटी को अपमानित करने के लिए, वो उस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं, उनको स्वीकार नहीं करता। यानी कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई वो लड़ेगा, उसका संघर्ष अपनी व्यक्तिगत गरिमा के साथ पूरे दलित समाज के सम्मान का संघर्ष बन जाता है। चमादड़ी में पहला पक्का मकान बनवाने का निर्णय सामाजिक विद्रोह का प्रतीक है। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करता है कि अपना पक्का जो मकान है वो बनवाना चाहता है, और चौधरियों की बेगार और शोषणकारी व्यवस्था का विरोध करेगा। उसके विचार दलित समाज में जो है नई चेतना को जागृत करेंगे। तो समझ पा रहे हो आप क्या क्या आपको वेरियस पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले आपको काली के बारे में, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पूरा डिटेल में बताना है।
ठीक है, कि उसकी चेतना विकसित है, प्रगतिशील चेतना है और आत्मसम्मान की वो लड़ाई लड़ता है और समाज में लोगों में आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। पहलवान का पुत्र होने की वजह से वो मजबूत है। कबड्डी के खेल तथा बाढ़ जैसी परिस्थितियों में हमें उसका साहस देखने के लिए मिलता है। मानसिक रूप से अगर हम देखें तो मेंटली वो धैर्यवान है और एक संघर्षशील व्यक्ति है। तो अपनी चाची प्रतापी के प्रति उसका गहरा लगाव है। हड़ताल के समय वह स्वयं भूखा रहकर अपना भोजन दूसरों को दे देता है। उसका व्यवहार मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो गहरा लगाव है वो उसकी चाची के साथ है। वो खुद भूखा रहता है पर दूसरों को भोजन देता है और हम देखते हैं पूरा जो उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में हमें मानवीय संवेदनाएं, ठीक है, वो देखने के लिए मिल रही हैं। उसके भीतर सामाजिक परिवर्तन की इच्छा तो है लेकिन संगठित आंदोलन की स्पष्ट रणनीति नहीं है। इसी कारण वह व्यवस्था से पूरी तरह लड़ नहीं पाता और अंततः उसका जीवन दुखांत बन जाता है। ठीक है, क्या नहीं कर पाता वो? व्यवस्था से लड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका जीवन दुखों में परिवर्तित हो जाता है। निष्कर्षतः जो यहाँ पे काली है वो दलित चेतना, सम्मान, संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, इस सब का एक चरित्र है। फिर दूसरा ज्ञानो, जो कि दलित स्त्री की पीड़ा और उसकी आत्मसम्मान की प्रतीक है। वो मुख्य नायिका है और काली से प्रेम करती है। वह भावुक होने के साथ साथ अपने निर्णयों पर अडिग रहती है। ध्यान देना है कि वो भावुक है पर वो अपने निर्णयों पर क्या रहती है? अडिग रहती है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रेम और सम्मान से समझौता वो नहीं करती है। तो उसको जो यहाँ पे जो ये है ज्ञानो, वो 3 स्तरों पर संघर्ष झेल रही है। पहला, एक जातिगत संघर्ष। दूसरा, दलित समाज में जो रूढ़ियां हैं उनसे लड़ना। तीसरा, आर्थिक अभाव। इस प्रकार वह दलित स्त्री जीवन की जटिल समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा को बनाते हुए अन्याय और आत्म अपमान के सामने झुकना स्वीकार नहीं करेगी। उसका जीवन तो दुखों से भरा हुआ है पर उसका जो अंत है वो भारतीय समाज में दलित स्त्री की असुरक्षा और शोषण की जो सच्चाई है उसको उजागर करता है। तो ज्ञानो दलित स्त्री के संघर्ष, प्रेम और त्याग की एक सशक्त प्रतिनिधि है। अन्य दलित चरित्र हैं जैसे कि चाची प्रतापी, तो काली का पालन पोषण करती हैं। वो अत्यधिक गरीबी के बावजूद उसने काली को प्रेम पूर्वक बड़ा किया। वो त्याग का, वात्सल्य का, मातृत्व का एक उदाहरण है। जीतू जो कि काली का मित्र है। ठीक है, गांव की अमानवीय परिस्थितियों को वो भली भांति समझता है। वह काली को दोबारा कहता है कि गांव तुम मत जाना। उसका चरित्र दलित समाज की विवशता और यथार्थ को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। ठीक है, दलित समाज की विवशता और उनका जो यथार्थ है वो हमें जीतू के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। मंगू जो कि दलित समाज के भीतर मानसिक गुलामी का प्रतिनिधि है। वह चौधरियों के समर्थक बनकर काली का विरोध करता है। तो ऐसे भी लोग थे जो बड़े बड़े चौधरियों का समर्थन करते थे। ठीक है, तो काली के आत्मसम्मान से ईर्ष्या करता है और जब स्वयं चौधरी उसे कुछ कहकर अपमानित करता है तब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है। मंगू का चरित्र यह स्पष्ट करता है कि शोषित समाज के भीतर भी विभाजन है और मानसिक जो गुलामी है। वो समाज जो शोषित है, ठीक है, फिर भी उसके अंदर मानसिक तौर पे वो गुलाम है। तो इसके अलावा हमें कुछ ऐसे भी चरित्र देखने के लिए मिलते हैं जो सवर्ण है, जैसे कि चौधरी हरनाम सिंह गांव के एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं और शोषक वर्ग हैं। वो दलित के आत्मसम्मान को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दलित कम्युनिटी के लोग अपने आत्मसम्मान को बढ़ा लेंगे तो उनकी सत्ता के लिए खतरा हो जाएगा। काली का पक्का मकान बनाने तथा बेगार का विरोध करने पर वो अत्याचार करते हैं। उसका चरित्र सामंती मानसिकता, जातीय अहंकार, अमानवीयता का प्रतीक है। गांव का सूदखोर महाजन, ठीक है, छज्जू शाह है जो स्वार्थी है। पुरानी कर्ज के नाम पर वो क्या कर रहा है? काली की मेहनत की कमाई हड़प लेता है। वह आर्थिक शोषण और महाजनी व्यवस्था का प्रतिनिधि है। हरदेव जो चौधरियों का पुत्र है उसमें जातिगत घृणा है,
और द्वेष है, कबड्डी खेलते समय जानबूझकर काली को चोट पहुंचाता है। तो वो दिखाता है कि दलित समाज में किस तरीके से जो मानसिकता थी दलितों के प्रति उनकी हिंसक थी। तो ये सारे के सारे आपके वेरियस कैरेक्टर्स हैं जो कि आप अपने इस आंसर में लिख कर आओगे। धरती धन ना अपना, इसको आप लोग याद कर सकते हो। चाहो तो खुद से अपने शॉर्ट नोट्स भी वीडियोस में से बना सकते हो। ठीक है। निष्कर्ष में आप क्या कहोगे कि धरती धन ना अपना के जो विशिष्ट चरित्र हैं केवल कथा को आगे बढ़ाने वाले पात्र नहीं है, बल्कि वे भारतीय ग्रामीण समाज की जातिगत विषमता, आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय तथा दलित अस्मिता के संघर्ष के प्रतीक हैं। जगदीश चंद्र ने इन पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास तभी सार्थक होगा जब समाज में समानता हो, न्याय हो, मानवीय गरिमा हो, सम्मान हो। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता और स्थायी प्रासंगिकता है। ओके, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जहाँ पे हमें मैला आंचल उपन्यास में अंचल और आंचलिकता की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल हिंदी का प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मिथिला अंचल मेरीगंज गांव के माध्यम से क्या क्या बताया गया है? ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का चित्रण है। इस कारण यह उपन्यास केवल एक क्षेत्र की कथा न होकर संपूर्ण भारतीय समाज का प्रतिनिधि दस्तावेज बन जाता है। तो अंचल से क्या आशय है? अंचल से आशय ऐसे विशिष्ट भूभाग से है जिसकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति, लोक जीवन होता है। ठीक है, रीति रिवाज होते हैं। इसलिए अंचल केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। आंचलिकता एक साहित्यिक प्रवृत्ति है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के जनजीवन, लोक संस्कृति, भाषा, इस सब का हमें चित्रण देखने के लिए मिलता है। तो मैला आंचल इस दृष्टि से हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कृति है। ठीक है, तो जो अंचल है वो किसी भूभाग से रिलेटेड होता है और आंचलिकता एक साहित्यिक प्रवृत्ति होती है जो किसी विशेष क्षेत्र का जनजीवन, लोक विश्वास, वहां का यथार्थ, उसका चित्रण करती है। तो मैला आंचल में आंचलिकता क्या क्या है? पहला कि उपन्यास का जो केंद्र है वो मेरीगंज गांव है जिसके माध्यम से मिथिला अंचल के ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। गांव की प्रकृति, खेत खलियान, नदियां, ऋतुएं, ग्रामीण परिवेश, ये सब अभिन्न अंग हैं। रेणु ने विवाह, मेले, पर्व त्योहार, लोकगीत, लोक कथाएं, इस सभी का चित्रण किया है। ये तत्व केवल वातावरण का निर्माण नहीं करते बल्कि अंचल की सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करते हैं। तो हमें लोक जीवन और लोक संस्कृति का चित्रण देखने के लिए मिल रहा है। जो गांव है, गांव का एक यथार्थ, एक रियलिस्टिक व्यू हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वहाँ की प्रकृति, वहाँ के खेत खलियान, नदियां, ऋतुएं, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो उपन्यास में गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव, तो ये भी आप देख पाते हो जो समस्याएं हैं। और गांव का जो जीवन है वो सरल होता है, आत्मीय होता है, तो वो भी आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो रेणु ने मैथिली, भोजपुरी, मगही और स्थानीय बोलियों के शब्द, मुहावरों, लोकोक्तियों के स्वाभाविक का प्रयोग किया है। इससे पात्र और परिवेश अत्यंत जीवंत और विश्वसनीय बन जाते हैं। मैला आंचल का हम मूल्यांकन करेंगे तो देखो, ये हिंदी का प्रथम सफल आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य में आंचलिकता को स्वतंत्र साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में स्थापित किया और कथा साहित्य को नई दिशा प्रदान की है। यानी कि ये पहला एक आंचलिक उपन्यास हमें देखने के लिए मिलता है जिसने कथा साहित्य को एक नई दिशा दी। उपन्यास स्वतंत्रता, उत्तर ग्रामीण जो समाज है, वहाँ भारत है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। रेणु ने लोक भाषा, लोकगीत, लोक विश्वास, लोक संस्कारों को साहित्य में सम्मानजनक स्थान दिया। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरीगंज गांव की कथा पूरे भारतीय ग्रामीण समाज की समस्याओं और जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। गोदान के बाद हिंदी के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और ये एक कालजयी कृति, एक क्लासिक कृति माना जाता है।
तो ओवरऑल जो रेणु का योगदान है यह है कि उन्होंने सिद्ध किया कि किसी छोटे से अंचल की कथा भी राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यक्ति बन सकती है। यद्यपि उनसे पहले भी ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लिखे गए, परंतु आंचलिकता को स्वतंत्र साहित्य उन्होंने ही प्रतिष्ठित किया। तो मैला आंचल भारतीय ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, आंचलिकता का सबसे प्रामाणिक एवं कलात्मक उपन्यास है। इसके अंदर हमें मिथिला, अंचल की भाषा, संस्कृति, प्रकृति, इन सब के साथ साथ स्वतंत्रता उत्तर भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण देखने के लिए मिलता है। यही कारण है कि यह उपन्यास हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास परंपरा की सर्वोच्च उपलब्धि तथा एक कालजयी कृति है। ओके, सो यहाँ पे आपका इस तरीके से 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मैला आंचल वाला भी। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में इजीली कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको त्रिशंकु कहानी के आधार पर मन्नू भंडारी की नारी दृष्टि का विवेचन करना है। तो नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कथाकार मन्नू भंडारी ने त्रिशंकु में आधुनिक भारतीय समाज के संक्रमण काल तथा स्त्री चेतना का चित्रण किया। इस कहानी में उनकी नारी दृष्टि, स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्णय, इस सब का एक संतुलित समन्वय हम देख पाते हैं। त्रिशंकु में मन्नू भंडारी ने स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की चेतना की बात की है। मतलब कि वो स्त्री को स्वतंत्र बनाना चाहती हैं, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकार करती हैं, अपने जीवन के जो निर्णय हैं वो खुद से लेने चाहिए। माँ अपनी बेटी को स्वतंत्र वातावरण और समान अवसर देना चाहती है। और हमें परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो इस कहानी में, त्रिशंकु कहानी में मन्नू भंडारी के द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो जो भी केंद्रीय समस्या है पुरानी और नई पीढ़ी की है। तो विचारों के आधुनिक होने के बावजूद व्यवहार में पारंपरिक संस्कार बाधा बनते हैं, ये इसमें हमें समझ में आता है। तो त्रिशंकु इसी मानसिक दुविधा की, व्यक्ति जो है ना एक प्रकार की मानसिक दुविधा में फंस जाता है। उसके जो विचार हैं वो आधुनिक हो जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसके संस्कार, जो पारंपरिक संस्कार हैं, वो बाधा बनते हैं। तो संबंधों का आधार समानता, विश्वास, सम्मान होना चाहिए। यानी कि स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध है उन्हें इसके अंदर एक नए तरीके से व्याख्या उसकी प्रदान की गई है। प्रेम और विवाह की रूढ़ियों के बजाय मानवीय संवेदनाओं से देखा गया है। लेखिका संबंधों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। तो स्त्री को ना आदर्शवादी बनाया गया है, ना ही अति विद्रोही। ठीक है, ज्यादा ऐसा ओवर विद्रोही हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। जो स्त्री है वो सामाजिक परिवर्तन चाहती है, परंतु मानसिक संघर्ष और असुरक्षाओं से भी गुजरती है। ठीक है, तो लेखिका जो है यहाँ पे केवल अधिकारों की बात नहीं करती। स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता चाहिए लेकिन उसके साथ आपके उत्तरदायित्व भी होते हैं। ठीक है, आप में संवेदनशीलता होनी चाहिए, आप में विवेक होना चाहिए। उनकी नारी दृष्टि संतुलित एवं व्यवहारिक है। कहानी आधुनिक भारतीय मध्य वर्ग की बदलती मानसिकता को प्रस्तुत करती है। सामाजिक परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता बल्कि व्यवहार और संस्कार से आता है, यही कहानी का केंद्रीय संदेश है। तो ओवरऑल जो मन्नू भंडारी हैं उन्होंने नारी विमर्श को नारे के रूप में नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ से जोड़कर प्रस्तुत किया। ठीक है, उनकी नारी दृष्टि प्रगतिशील है, संतुलित है, यथार्थवादी है। यद्यपि कहानी का परिवेश शिक्षित मध्य वर्ग है, फिर भी इसका मानसिक संघर्ष व्यापक भारतीय स्त्री अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाएगा कि त्रिशंकु मन्नू भंडारी की संतुलित, प्रगतिशील, यथार्थवादी नारी दृष्टि का प्रतिनिधिक कहानी है। इसमें आधुनिक स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, इन सब का चित्रण देखने के लिए मिलता है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी बदलते भारतीय समाज में स्त्री की चेतना को समझने की दृष्टि में प्रासंगिक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें हरिशंकर परसाई की रचना धर्मिता और उनके व्यंग संबंधी दृष्टिकोण की बात करनी है। ठीक है, तो अब आपको हरिशंकर परसाई के बारे में बताना है कि वो किस तरीके से साहित्य के और व्यंग के प्रमुख रचनाकार हैं। उन्होंने अपने व्यंग को केवल हंसी मनोरंजन का माध्यम नहीं माना
बल्कि उसे सामाजिक चेतना, परिवर्तन और व्यवस्था की आलोचना का साधन बनाया है। उनकी रचनाएं आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। तो परसाई की जो रचनाएं हैं वो आज के समय का जो समाज है, ठीक है, क्या यथार्थ दिखाती हैं। परसाई की रचनाएं समकालीन समाज की वास्तविक समस्याओं पर आधारित है। आज के समय में जो रियल समस्याएं हैं उन्होंने आम आदमी, मध्य वर्ग की कठिनाइयां, संघर्ष को दिखाया है, इसलिए उनका साहित्य जीवन के बहुत निकट दिखाई देता है। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार, नौकरशाही, नैतिक पतन, ठीक है, उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज की विसंगतियों को उजागर करना है। तो परछाई की प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि जो सत्य, न्याय, ठीक है, इस सब से आती है। तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि जो रचना धर्मिता है उनकी सामाजिक यथार्थ से जुड़ी है, यानी वो समाज के अंदर जो रियल चीजें हैं, जो कठिनाइयां हैं, संघर्ष हैं, विडंबनाएं हैं, उन सबको दिखाते हैं। वो व्यवस्था के विरोधी हैं, यानी कि जो भ्रष्टाचार है, सामाजिक पाखंड है, उस सब का वो विरोध करते हैं और उसके लिए एक निर्भीक व्यंग वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो क्या साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए बल्कि जो है साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए समाज के अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उन्हें उजागर किया जाए। तो परसाई की प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि सत्य, न्याय, मानवीय मूल्यों से थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोला राम का जीव, विकलांग, श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज, ये सारा, ठीक है, तो जिसमें वो भारतीय समाज की विसंगतियों का चित्रण करते हैं। परसाई के अनुसार व्यंग केवल हंसाने के लिए नहीं होता, सच्चा व्यंग वही है जो पाठक को हंसाने के साथ साथ सोचने पर और आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। तो वे व्यंगकार को समाज का प्रहरी और चिकित्सक मानते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोग की पहचान करता है, उसी प्रकार एक व्यंग्यकार समाज की बुराइयों को उजागर करके सुधार का मार्ग दिखाता है। तो उनका व्यंग किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। उनका उद्देश्य उपहास करना नहीं है पर क्या है, समाज को बेहतर बनाना है। इसलिए उनका व्यंग सुधारवादी और सकारात्मक है। तो परसाई ने अंधविश्वास, रूढ़िवाद, धार्मिक पाखंड, इन सब का विरोध किया। विवेक, वैज्ञानिक सोच, तर्कशीलता को आधुनिक समाज की आवश्यकता माना। तो हरिशंकर परसाई ने हिंदी व्यंग को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी भाषा सरल है, प्रभावशाली है। उनका साहित्य स्वतंत्रता उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अराउंड 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी एंड फिर मैं लेकर आऊंगी फाइनल मैराथन क्लास, जिसके लिए आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं क्योंकि फिर आप अभी नेक्स्ट ईयर में भी जाओगे तो सेकेंड ईयर में भी हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मिलेगा जो स्पेशली मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, इग्नू के वो बच्चे जो इग्नू से क्या कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक अलग से व्हाट्सएप का चैनल बना रखा है। तो आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़रूर ज्वाइन करना है। फ्यूचर के अपडेट्स आपको वहां पर ही मिलते रहेंगे।